नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करके बड़ी खबर से। आईएमए के पासिंग आउट परेड इस बार होगी ऐतिहासिक। 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगे परेड की सलामी। पुरुष कैंडिडेटों के साथ कदमताल करेंगी महिला कैंडिडेट। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 94 साल के इतिहास में पहली बार करेंगी कदमताल और महिला कैडेटों की भागीदारी भी सैन्य प्रशिक्षण में बड़ा बदलाव है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बार 94 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब महिलाएं भी पुरुषों के साथ कदमताल करती हुई नजर आएंगी। और इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस दौरान प्रतिभाग करेंगी। तो आईएमए की पासिंग आउट परेड इस बार की ऐतिहासिक रहने वाली है। 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी भी लेंगी। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भीषण गर्मी की चपेट में उत्तराखंड। मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार। देहरादून समेत कई जिलों में लू का असर, जनजीवन भी प्रभावित। पहाड़ों में भी बढ़ी गर्मी, चटक धूप और गर्म हवाओं से बड़ी परेशानी। अगले 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में गर्मी का सितम जो है वो जारी है। मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है और पहाड़ों में भी गर्मी बढ़ गई है। चटक धूप और गर्म हवाओं ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो अगले 2 दिन मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो भीषण गर्मी में उत्तराखंड नज़र आ रहा है और ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो उस गर्मी से जूझते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मैदानी इलाकों में 40 डिग्री के पार टेम्परेचर पहुंच गया, जिसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देहरादून समेत कई जिलों में लू का असर है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी भी मिल रही है मौसम विभाग की ओर से और किस तरह का अनुमान अभी तक जारी किया गया है गर्मी को लेकर भी? देखिए विशाल, जिस तरह से देखें भीषण गर्मी की चपेट में इस वक्त उत्तराखंड है। मैदानी इलाकों में अगर पारे की बात करें तो 40 डिग्री से पार जो है वो पारा पहुंच चुका है। देहरादून समेत अगर कई जिलों की बात की जाए तो लू का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है और पहाड़ों में भी जो है गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। चटक धूप और गर्म हवाओं से जो है परेशानियां जो है वो लोगों की बढ़ रही है। अगर बात करें मौसम विभाग के अनुसार तो अगले 2 दिनों तक जो है मैदानी क्षेत्रों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अभी 2 दिन तक भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि 2 दिनों के बाद जो है बृहस्पतिवार शाम से जो है मौसम में जो है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते शुक्रवार से बरसात देखने को मिलेगी और 2 से 3 दिनों की बरसात जो है वो कहीं ना कहीं जो है तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देहरादून से सहित जो अन्य जनपद है उनमें लू का असर देखने को मिल रहा है। अभी 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 2 दिन अभी और लोगों को जो है गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। योगेश, क्योंकि ये भी नजर आ रहा है कि गर्मी इतनी बढ़ने लगी है कि लोगों ने अब घरों से बाहर निकलना भी कम कर दिया है और ऐसे में क्या कुछ अपील भी की गई है लोगों से? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से लगातार हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो 12 से 4 बजे के जो बीच का समय होता है उस वक्त जो है जरूरी अगर हो तो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा जो है घरों पर रहें। क्योंकि जो है हीट वेव के कारण जो है कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं, तमाम चीजें उन्हें प्रभावित करती हैं और ऐसे में जो है लोगों से अपील भी की जा रही है। और इसका असर भी देखने को मिलता है कि 12 बजे से 4 बजे के बीच अगर देखा जाए तो सड़कों पर जो है वाहनों की आवाजाही कम हो जाती है। कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आता है, क्योंकि इस तरह की भीषण गर्मी है, हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोग जो है गर्मी से बचाव के कारण जो है घरों पर रहना जरूरी समझ रहे हैं और ऐसे में लगातार अपील भी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है मौसम विभाग जिस तरह की गाइडलाइन जारी कर रहा है उसके चलते जो है लोग अब उसका पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। योगेश, लू से बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए लू से बचने के लिए जिस तरह से लगातार डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं, डॉक्टर्स का कहना है कि खाना जो है वो कम खाया जाए, पानी जो है वो ज्यादा पिया जाए। इसके साथ साथ जो पानी की पूर्ति करते हैं उन चीजों का सेवन किया जाए, क्योंकि जो है जितना शरीर में पानी की मात्रा ठीक रहेगी उतना ही गर्मी से बचाव
हो सकता है। बाहर निकलते वक्त भी पूरे शरीर को ढककर निकलने की जो है अपील की जा रही है। यानी कि जिस तरह से लगातार लू बढ़ रही है, ऐसे में जो है जो पेय पदार्थ है, तरल पदार्थ है, उनका जो सेवन जो है वो करने के लिए कहा जा रहा है। और खाने का जितना कम होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा पानी होगा, तो उससे कहीं न कहीं लू से बचाव जो है वो करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने लोक भवन नैनीताल में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित एक शाम सैनिकों के नाम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं, सराहनीय कार्य करने वाले पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को सम्मानित भी किया। साथ ही उन्हें प्रशंसा पत्र भी प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि एक शाम सैनिकों के नाम केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सैनिकों के साहस, शौर्य, बलिदान और राष्ट्र सेवा को समर्पित सामूहिक श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य, दृढ़ संकल्प और पेशेवर क्षमता का सशक्त उदाहरण भी है। चौथा सीरियल था उत्तराखंड के अंदर में, जब से ये इनिशिएटिव पहल शुरू की है। और मुझे अत्यंत खुशी है कि हमने अपने हर सैनिक को, हर वेटरन को, हर वीर नारी को, वीर माता को, वीर परिवारों को आज नमन किया है, उनको ट्रिब्यूट पे किया है। और आज सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि ऑप सिंदूर के अंदर में जिन्होंने उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों ने जो बहुत ही सुंदर एक्सेप्शनल कार्य किया था, उनको आज सम्मानित किया गया है। आज स्पेशली जो हमारे एयरफोर्स के, जो पैरा कमांडो के जो हमारे अधिकारीगण हैं, उनको सम्मानित करते हुए एक गर्व फील हो रहा था कि किस प्रकार उस 88 मिनट्स के अंदर में पाकिस्तान को किस प्रकार से हमने एकदम एक साहस, शौर्य और पराक्रम का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। आज हमने संकल्प भी लिया है कि हमारी जिम्मेवारी जो वीर माता, वीर नारी और जो हमारे वेटरन्स हैं उनके बारे में। और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय गणेश जोशी जी ने, सैनिक कल्याण मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार से बताया कि शासन और प्रशासन ने वेटरन्स के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए क्या क्या कार्य किए। और आज सेक्रेटरी जो सचिव है सैनिक कल्याण के, उन्होंने बताया कि किस प्रकार आने वाले समय के ऊपर में हमारा रोड मैप है कि हम सब किस प्रकार से अपने सैनिकों की सेवा करें। ये एक शाम सैनिकों के नाम चौथा इवेंट है पिछले 2 सालों में। ये हर साल देहरादून में और जनवरी में और मई जून के महीने में नैनीताल में होता है। आप देख ही सकते हैं अंदर कितने पूर्व सैनिक पूरे कुमाऊं मंडल से आए हैं। उनमें और जो उत्तराखंड के वर्तमान में ऑफिसर्स, जेसी और जवान जो सेवारत हैं और जिन्होंने पिछले 1 साल में ऑपरेशन सिंदूर या CICT ऑपरेशंस में गैलेंट्री अवार्ड जिनको मिला है, उनको उत्तराखंड गवर्नमेंट सम्मानित कर रही है। गवर्नर साहब ने सम्मानित किया, महामहिम गवर्नर साहब ने और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी ने। उसके अलावा अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं जो यहाँ पर तैनात हैं उत्तराखंड के या किसी और राज्य के, उनको भी हमने सम्मानित किया है। ये काफ़ी एक, चाहे सेवारत सैनिक हो चाहे पूर्व सैनिक हो, उनका मनोबल ऑटोमेटिकली बढ़ाता है। आप देख सकते हैं हमारे राज्य के 2 जो महत्वपूर्ण रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल राइफल्स, उसके कमांडेंट भी आए, सेंटर कमांडेंट भी आए, उनके जवान भी आए। तो निश्चित ही ये एक सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम है। टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने मसूरी पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ता के साथ बैठक की और शहर के समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की। इस दौरान उन्होंने मसूरी में अब तक भाजपा कार्यालय स्थापित नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इसे जनप्रतिनिधियों की कमी बताया है। उन्होंने भाजपा मंडल को जल्द कार्यालय निर्माण की दिशा में कार्य शुरू करने के निर्देश दिए और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया। सांसद ने कहा कि पर्यटन नगरी मसूरी में लगातार बढ़ती जाम और पार्किंग की समस्या चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि विकास के साथ व्यवस्थाओं को संभालना भी जरूरी है, अन्यथा पर्यटकों का मसूरी से मोहभंग हो सकता है। सांसद ने जल्द संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी और आसपास के क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा करने की बात कही है। उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से शहर के नियोजित
विकास के लिए मास्टर प्लान लागू करने और गरीबों के लिए हाउसिंग योजना लाने की भी आवश्यकता बताई है। लोगों ने भी कहा ऐसा हमने सोचा नहीं था मसूरी में होगा। तो हम टूरिस्ट तो बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर इसके अलावा छोटे छोटे चीजें भी देखना चाहिए। पार्किंग्स का बहुत ही प्रॉब्लम है लोगों को, अगर इस तरह चला तो लोगों को आने में भी मुश्किल होगा। तो हमें सिर्फ टूरिज्म बढ़ाना चाहिए, देखकर बढ़ाना चाहिए, और कैसे हम उन लोगों को कंफर्ट भी दे सके, आए और वो लोग वापस चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो कुछ कमियां हैं, जैसे कि मुझे आज ही पता चला कि हमारे यहाँ एक ऑफिस भी नहीं है, कार्यालय नहीं है, जो बहुत दुख की बात है। और मैंने ये भी बोला इतना साल तक इस बात को क्यों नहीं उठाया गया, उठाना चाहिए और होना चाहिए कार्यालय। तो जरूर इसके लिए भी करना ही पड़ेगा, करना जरूरी है। और क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है 2027 में, और इसके लिए भी सब लोग अभी से काम करना शुरू करें। और हमारे सीएम साहब भी युवा हैं, बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, वो टूरिज्म को बढ़ा ही रहे हैं, हर चीज को बढ़ा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है हम उनसे सीएम साहब से भी जाकर बात करेंगे, और यहाँ के जो ऑफिसर्स लोग हैं उन लोग को भी बैठकर बात करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बैठकर बात करें, डिस्कशन करें तो कैसे हो सकता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मृत आश्रित कोटे से सीशनल अमीन के बेटे को सरकारी विभाग में नौकरी दिलाए जाने के खिलाफ दायर सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई की है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार की विशेष अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि एकल पीठ का आदेश सही था। इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कानून का दुरुपयोग है। बता दें कि एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि मृतक के बेटे को उसकी शैक्षणिक योग्यता के मुताबिक ही इस विभाग में नौकरी दी जाए। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने 1.5 साल बाद विशेष अपील दायर की थी। एक भगवान सिंह बिष्ट नाम के सीजनल कलेक्शन अमीन जिला कार्यालय नैनीताल में नियुक्त थे। उन्होंने विनियमितीकरण के लिए अन्य लोगों के साथ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका आयोजित की थी, जिसको उनके पक्ष में निस्तारित कर दिया गया था 1998 में। इसके बाद सरकार ने उस आदेश को चुनौती देते हुए स्पेशल अपील की थी। 2009 में स्पेशल अपील भी खारिज हो गई। इस बीच जब स्पेशल अपील खारिज होगी तो राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इनका विनियमितीकरण कर दिया जाए, आदेश पारित कर दिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी विनियमितीकरण आदेश पारित होने से पहले मृत्यु हो गई थी। उनके बेटे घनश्याम सिंह ने एक रिट याचिका लगाई कि मुझे मेरे पिताजी की जगह नियुक्ति दिलाई जाए। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने आदेश किया कि इनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप इनको मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति दे दें। उस आदेश को लगभग 1.5 साल बाद राज्य सरकार ने स्पेशल अपील योजित करके चुनौती दी थी। तो माननीय न्यायालय ने पाया कि ये कानून का दुरुपयोग है। न्यायालय का आदेश बिल्कुल एकल पीठ का आदेश सही है, उसके अनुसार इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो पहले दिन जो राज्य सरकार के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा था कि हम इन्हें वापस ले लेंगे। दूसरे दिन वापस लेने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम दोबारा रिव्यू भी फाइल करेंगे। तो इस पर माननीय न्यायालय ने उनके आग्रह को अस्वीकार कर दिया और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। लगभग 1 साल पहले लोहाघाट रोडवेज बस स्टेशन और छमनिया वर्कशॉप में ACCP योजना के तहत 7.16 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया था, लेकिन बजट के अभाव में अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। प्रस्ताव के तहत रोडवेज कार्यालय में टिकट काउंटर, अकाउंट ऑफिस और ड्राइवर कंडक्टर विश्राम कक्ष के साथ ही स्टेशन इंचार्ज कक्ष, जबकि वर्कशॉप में AGM कार्यालय, फोरमैन कक्ष, स्टोर और वॉशिंग स्टेशन बनाए जाने थे। इस संबंध में रोडवेज कर्मियों का कहना है कि वो सालों से जर्जर टीन शेड में काम करने को मजबूर है, जहां बरसात में छत भी टपकती है और आंधी तूफान में पेड़ गिरने का खतरा भी बना रहता है। मेरे पैदा होने से भी पहले से SSI ऑफिस बनना था, यहाँ पर चालक प्रचालक विश्राम गृह बनना था और वर्कशॉप में
फोरमैन कार्यालय बनना था, एजीएम ऑफिस बनना था। इसमें अभी पेयजल निर्माण निगम को दिया गया था, कार्यदायी संस्था है, तो लगभग 8 करोड़ धनराशि स्वीकृत हो गई है इसमें। और पेयजल निर्माण निगम द्वारा इसका प्लान रेडी कर दिया गया है, सॉइल टेस्टिंग हो गई है, तो प्रक्रिया भी गतिशील है इसमें पेयजल निर्माण निगम द्वारा। इसमें दिक्कतें तो काफ़ी हैं, ये टपकता भी है, काफ़ी पुराना है, और फाइलों का रख रखाव यहाँ पर सही नहीं हो पाता है। जैसे वो बन जाएगा तो काफ़ी राहत मिलेगी। डबल स्टोरी बनाने का रखा है उसमें प्लान में। जी हाँ। टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रस्तावित चौड़ीकरण के विरोध और आबादी क्षेत्र से बाहर बाईपास निर्माण की मांग को लेकर प्रभावित परिवारों ने आवाज उठाई। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने तहसील पहुंचकर सामूहिक और व्यक्तिगत आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। इस दौरान टनकपुर बनवसा बाईपास बनाओ संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने उप जिलाधिकारी से भी मुलाकात की है और क्षेत्र की वास्तविक स्थिति, प्रभावित परिवारों की समस्या और प्रस्तावित चौड़ीकरण से होने वाले व्यापक जनहानि और आर्थिक नुकसान से भी अवगत कराया है। समिति ने कहा है कि वर्तमान प्रस्ताव से बड़ी संख्या में आवासीय भवन, व्यापारिक प्रतिष्ठान, विद्यालय और अन्य जन सुविधाएं प्रभावित भी होंगी। आज जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 27 तारीख तक आपत्तियां लगनी थी। इसके निमित्त हमारे टनकपुर और जो बनबसा नगरी क्षेत्र है, ये बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है और एक बहुत व्यस्ततम शहर है। और इसके बाहर से हम लोगों की मांग है कि एनएच में एक हाईवे के यहाँ से बनाने की बजाय, शहर के बीच से बनाने के बजाय, हम लोग चाहते हैं कि अपना शहर को छोड़ते हुए ये जो अपना हुड्डी है, हुड्डी नदी से छीनी गोट होते हुए इधर से ककराली गेट पार्क कहीं भी इसको एनएच में मिलाया जा सकता है, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ पर दर्जनों स्कूल हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर दर्जनों स्कूल हैं। स्कूलों में बच्चे सुबह जाते हैं, आते हैं, तो उसमें एक दुर्घटना होने की हमेशा एक परेशानी बनी रहती है। इन्हीं सबको लेकर हम लोगों ने आज इस क्षेत्र के लगभग 500-700 लोगों से ज़्यादा, आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सामूहिक हम लोगों ने एक यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई है। उसके साथ साथ सभी किसानों ने, सभी व्यापारियों ने, जितने भी लोग आबादी के इस क्षेत्र में आते हैं और जो प्रभावित परिवार हैं, उन लोगों ने भी आपत्ति जताई है। उसके साथ साथ हमें इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर, सभी लोगों ने हमारी इस मांग पे हम लोगों को सहयोग करने का पूरा आश्वासन किया। और वो लोग उनके द्वारा, वो भी यहाँ पर अभी उपस्थित थे और पहले दिन भी कुछ लोग उपस्थित थे, आज कुछ लोग आज नहीं आ पाए, तो पहले दिन भी आए थे। तो हमारा यही मांग है सरकार से कि इस एनएच को एक बाईपास बनाया जाए, अच्छा बाईपास बनाया जाए, जिससे हमारे छीनीगोट ग्राम सभा का भी लाभ होगा, हमारी टनकपुर ग्राम सभा का भी लाभ होगा। लोहाघाट क्षेत्र में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एसडीएम कार्यालय में तैनात 2 महिला पीआरटी कर्मियों पर एसडीएम कार्यालय के पास बंदरों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें एक महिला पीआरटी कर्मी पुष्पा को काफ़ी चोटें भी आई हैं। बंदरों के हमले में दूसरी पीआरटी कर्मी निर्मला बिस्ट को भी काफ़ी चोटें आई हैं। मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों महिला कर्मियों को बंदर के चुंगल से छुड़वाया और उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। डॉक्टर वसीम ने कहा है कि महिला के हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है। वहीं वार्ड सभासद रेणु गढ़कोटी ने कहा है कि लोहाघाट नगर में बंदरों का आतंक दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी जो है 15 मिनट पहले की बात है और वहाँ मैं स्वयं भी थी। तो हम लोग जो है महिला जो कर्मी थी हमारी तहसील में, वो कमरा देखने के लिए नीचे जा रहे थे और कमरा देखते देखते जब बंदरों का जो आतंक है, तो पूरा बंदरों का जो झुंड है उनके पीछे पड़ा और महिला घायल हो गया और महिला के हाथ में भी काफ़ी चोट आई है और चेहरे में भी बहुत चोट आई है। उसी समय एक व्यक्ति वहाँ से निकलते डंडा लेके, तो तब जो है बंदरों से थोड़ा निजात पाया। मैं वन विभाग से अपील करूँगी कि वो बंदरों से यहाँ निजात पाए। और हमारे जो है बंदरों का आतंक हर दिन होते हुए आया है। बच्चे स्कूल जाते समय बच्चों के साथ भी बहुत दुर्घटना, और इसके साथ ही साथ तो ये जो हमारे यहाँ पर जो डॉगी हैं, कुत्ते हैं, तो इनका भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आते जाते समय लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अभी जस्ट ये अभी हम महिला को अभी हॉस्पिटल में लेके आए हैं और तहसील के कर्मचारी द्वारा जो है स्वयं की गाड़ी से जो है महिला को हम यहाँ लेके आए। अभी महिला का ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है और आगे की जो कार्रवाई होगी अभी डॉक्टर साहब अंदर बताएंगे कि क्या है करके। अभी हमने उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, चेहरे में भी बहुत लगी हुई है। तो आए दिन ऐसे आतंक बढ़ते जा रहे हैं। मैं विशेष निवेदन करूंगी वन विभाग से कि बंदरों से जो निजात पाए करके। धन्यवाद।
देहरादून के प्रेमनगर में पार्सल डिलीवरी को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। पार्सल वापस ले जाने से इनकार करने पर आरोपी ने डिलीवरी बॉय पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी सुमित लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। थाना प्रेमनगर पर श्री नवीन कुमार द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि ये न्यू स्मिथ नगर में जब सुमित लोधी को कुछ सामान डिलीवर करने गए थे तो सामान गलत है और उसकी रिटर्न को लेके इन दोनों में आपस में विवाद हो गया, जिस पर सुमित लोधी ने कमरे में जाकर एक धारदार हथियार लाया और इन पर जानलेवा हमला किया गया। धारा 109 BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीम गठित की गई, जिसने अलग अलग जगहों पर सुमित लोधी की तलाश शुरू कर दी। सुमित लोधी को मोहनपुर चाय बागान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी निशानदेही पर वो धारदार हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पूरे मामले के अब आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पूरी की जाएगी। देहरादून जिले के त्यूनी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया के जरिए एक नाबालिग लड़की को फंसाकर यौन उत्पीड़न करने के मामले में पुलिस ने आरोपी अनस को गिरफ्तार किया है, जिसने इंस्टाग्राम पर अंश राणा के नाम से फर्जी आईडी बनाकर 16 साल की नाबालिग को अपने जाल में फंसाया। आरोप है कि झूठी पहचान के जरिए पहले दोस्ती की, फिर भरोसा जीतकर उसका यौन शोषण उत्पीड़न किया। जांच में यह भी सामने आया है कि स्थानीय सब्जी विक्रेता मोहम्मद जुनैद ने आरोपी को संरक्षण दिया और बिना आईडी होटल में कमरा दिलाने में भी मदद की। वहीं घटना के बाद त्यूनी में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और कल चक्राता में जिस तरीके की घटना, एक अमन तोमर बन के आया हुआ फरमान, जिसके द्वारा 100 से अधिक लड़कियों को क्षेत्र की हिमाचल उत्तराखंड की फंसाई गई, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। और उसके बाद अब ये त्यूनी में घटना, जो 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की, जो कि यहाँ पे कोई मासूम नाम का कोई सब्जी वाला है, उस सब्जी वाले का जो लड़का है, जिसका नाम जो है क्या है, जुनैद है, वो हमारी हिंदू लड़कियों की सेटिंग जो है मुसलमानों के से करा रहा है। और वो जो लड़का है वो अनस नाम का लड़का, अंश राणा के नाम से आईडी बनाता था और 1 साल से लड़की को गुमराह करता रहा कि वो हिंदू है। कई बार वो मिलने आया। कल वो यहाँ पे कोई कमरा ले रहा था और उसके बाद वो धर दबोचा गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार चक्राता के अंदर इस तरीके की घटना होना बहुत ही गलत है। वहीं मैं होटल एसोसिएशन से भी निवेदन करता हूँ कि बिना आईडी के आप किसी को भी वो कमरा न दें। हो सकती है किसी की बेटी जो है शिकार हो रही होगी। वहीं मैं पुलिस से निवेदन करता हूँ, उस जुनैद नाम के व्यक्ति को बिल्कुल ना छोड़ा जाए। ऐसे लव जिहादी का जूतों से हम लोग स्वागत करते हैं। और आज के बाद यदि कोई भी हमारी बेटी की तरफ देखा तो ये जूता देखा है, 9 नंबर का जूता माथे पर छपेगा तुम्हारे। इसलिए सुधर जाओ समय के साथ में, अन्यथा इलाज ऐसा करेंगे कि तुम्हारा बाप भी याद करेगा। हमने 50 बार बोल दिया कि पहाड़ी लड़कियों पे, हिंदू लड़कियों पे नजर रखना बंद करो। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।